आज दूसरा दिन रहा है कि हमें एज ए इन्वेस्टर काफ़ी राहत मिली है। फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, उन इंडेक्स की बात करें, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में जो है काफ़ी अच्छी रैली, काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। पेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। टायर सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट बीएसई इंडेक्स की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ से उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ी। एंड हालांकि कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि कल जो है 7 लाख करोड़ तक की उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी थी। दो दिन में मिलाकर ये करीब 12 लाख करोड़ तक इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है। एंड ये सेंटिमेंट्स जो है काफी बेटर रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ऑलरेडी कल भी मैंने डिस्कस किया था इस पर कि अपना मार्केट कितना टिकाऊ है, एंड आज भी हम जानते हैं कि कितना टिकाऊ अपना मार्केट अभी रहेगा। पहले तो कि बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं है, क्यों एंड किस बेसिस पर जो है कई सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। बहुत सारे सवाल है जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। एंड मार्केट की तेजी के पीछे का रीजन भी हम जानते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 247। सो देखिए, मार्केट में गिरावट तभी आती है जब बिकवाली ज्यादा होती है। तो एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे थे, जिस वजह से जो है सेंटिमेंट्स और वीक हो रहे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर भी बिकवाली कर रहे थे, तो मार्केट अपना वीक लगातार पिछले 5-6 महीने से है। लेकिन सेंटिमेंट्स कब स्ट्रांग होते हैं? जब उसमें फंड आता है मार्केट में, यानी कि बाइंग होती है। बिकवाली होती है तो गिरता है, एंड वैसे ही अगर बाइंग होती है तो मार्केट बूस्ट रहता है। तो एज अ इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हो रहे हैं एंड नए फंड आ रहे हैं मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, खरीदारी बढ़ रही है, खास करके स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में। एंड इस वजह से लगातार 2 दिन से मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में 2-2% की तेजी भी देखने को मिल रही है। अब ये सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग क्यों है? कल भी मैंने बताया था, कुछ रीजंस बताए थे आपके। कल वाले रीजन से आज का रीजन बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आज का जो रीजन है वो एक लंबे टाइम फ्रेमिंग के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स दे रहा है, जिसमें पहला रीजन है चाइना का नया इंसेंटिव पैकेज। तो चाइना गवर्नमेंट जो है अपने इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए, यानी कि अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए नए इंसेंटिव पैकेज का ऐलान कर सकती है। अब इस वजह से जो बेस मेटल्स है लाइक तांबा एंड एल्यूमिनियम, उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। एंड उनके प्राइसेस बढ़ने से ऑब्वियसली अपने इंडियन मार्केट में जो है मेटल सेक्टर पर इसका असर देखने को मिला है। एंड मेटल इंडेक्स 2% से भी राइज हुआ है। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। सो इस वजह से पहला रीजन ये रहा अपने मार्केट में तेजी की। दूसरा, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी जो है पॉजिटिव एंड बेटर इंडिकेट हो रहे हैं, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अब इसके कई सारे रीजंस है ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशंस के। सबसे पहले तो देखिए, ट्रेड वार का कंसर्न बढ़ रहा था, ग्लोबल मार्केट पर अनसर्टेनिटी थी, जिससे एशियाई मार्केट ही नहीं पूरा ग्लोबल मार्केट ही उथल पुथल मचा हुआ था। लेकिन अभी चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिख रही है, ट्रेड वार का कंसर्न भी कम हो रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे ही ट्रंप ने जो है अनाउंसमेंट चालू किया, इधर से कनाडा ने भी 25% लगाने का अनाउंसमेंट दे दिया, इधर से चाइना बोल रहा है कि हम तो आपके नाक में और भी दम कर देंगे, 15% उसने भी अपने इम्पोर्ट पर बढ़ा दिया। एंड चाइना और प्रॉब्लमेटिक कर सकता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम था या अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम था, खुद वहां के लोगों की भी हालत इस चीज से खराब हो रही थी। तो बार बार एडजस्टमेंट के लिए जो है प्लानिंग कर रहे थे, एंड वो चीजें नॉर्मलाइज यहाँ होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी, खुद अमेरिका, खुद ट्रंप को भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। क्योंकि उनके खुद के अमेरिका में, खुद के यूएस में जो है इकोनॉमिकल स्लो डाउन एंड इन्फ्लेशन जैसे कंसर्न्स उनको झेलने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से वो आगे जो है थोड़ी नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस वजह से एशियाई मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, एंड एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम भी उसी में आते हैं, तो अपना मार्केट भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। कुछ रीजन बताती हूँ। सबसे पहला रीजन ऑटोमोबाइल के लिए जो है काफी बेटर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी ना, 1 महीने की छूट उन्होंने दे दी है, 1 महीने का राहत दिया है। तो इस वजह से ऑटो सेक्टर काफी बुलिश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी ये एक राहत वाली बात बिल्कुल है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा और भी प्रोडक्ट्स पर जो है छूट देने की बात कर रहे हैं, ऐसी बातचीत चल रही है जो कि एडजस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा भी ये भी बात हो रही है कि क्रूड ऑयल एंड गैसोलीन के प्रोडक्ट्स पर वो 10% का जो है छूट दे सकते हैं, बाकी अदर कंट्री पर, खास करके कनाडा, मैक्सिको की बात हो रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जो एडजस्टमेंट की बात हो रही है। एंड ये मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो खास करके किया जा रहा है, टेस्ला की जो गाड़ियां हैं इनको लेकर। आगे डिटेल्स में भी समझते हैं उसके बारे में। सो इस वजह से जो है ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशंस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तीसरा मैं रीजन बताती हूँ, डॉलर पिछले 4 महीने के लेवल से नीचे आ गया है, यानी कि डॉलर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, रुपए वीक हो रही थी, एफआईएस निकल रहे थे, लेकिन अब आपको बता दूं कि डॉलर नीचे आ रहा है। एंड अपने इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, एंड ये फायदे वाला ही न्यूज है। तो इस वजह से पॉजिटिविटी रही कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा, डॉलर और थोड़े वीक होते हैं, तो एफआईएस बिकवाली इंडियन मार्केट से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर रास्ता क्लियर हो सकता है, एंड हम अगेन बुलिश मार्केट अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एफआईएस के फंड वापस आ सकते हैं इन फ्यूचर। सो इस वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया।
अब मैं आपको चौथा रीजन बताती हूँ। क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 6 महीने के निचले लेवल पर आ चुके हैं। अब देखिए, ये पहले तो नीचे क्यों आए हैं, एंड क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट कितना है आप सभी जानते होंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं ना तो मार्केट पर इसका प्रेशर पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से कई सारे सेक्टर्स लाइक पेंट सेक्टर्स हो गए, टायर सेक्टर्स हो गए, और भी अदर्स जहां जहां जो क्रूड ऑयल्स यूज होते हैं, खास करके ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, कई इंडस्ट्री को वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो सस्ते हो जाते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस बाकी इंडस्ट्रीज को कम पड़ता है, एंड उनके काम बढ़ते हैं, उनकी सप्लाई बढ़ती है, एंड उस तरीके से वो प्रॉफिटेबल होते हैं, तो उसका भी पॉजिटिव असर कई सारे कंपनीज पर पड़ता है। तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं। तो नीचे आने का पहला रीजन बताती हूँ कि ओपेक प्लस कंट्री ने जो है अप्रैल से क्रूड प्रोडक्ट बढ़ाने का फैसला ले लिया है, ट्रंप की धमकियों के बावजूद भी, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे। एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं तो पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स के लिए ये बेनिफिशियल हो गया है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आज एशियन पेंट 4% तक बढ़ा है इसी वजह से। सो इस वजह से भी सेंटिमेंट्स स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन है, एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन होने से शेयर मार्केट्स पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, सेंटिमेंट्स स्ट्रांग होते हैं। 4 रीजन। अब 5वां रीजन बताती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये खास करके पूरे सेक्टर को ही इंपैक्ट डाल सकता है। वो है आरबीआई का बड़ा फैसला, लिक्विडिटी सपोर्ट, जिसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड एनबीएफसी जो भी कंपनीज है उनके लिए बड़ी राहत ही नहीं, बड़े सपोर्ट का काम कर रही है, एंड अच्छी रैली का भी काम कर सकती है। वो ये है कि आरबीआई ने जो है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कई सारे कदम किए हैं, उठाए हैं, कई सारी चीजें की हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड और यूएसडी इंडियन रुपीज स्वैप के जरिए बैंकिंग सिस्टम में 1.9 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डाली है। इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स को काफी सपोर्ट मिला है। आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है, जिससे कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी स्ट्रांग हुई है, और एनबीएफसी शेयरों सहित बड़े बैंकों को भी ये काफी फायदा दे रहा है। इनकी बैंकिंग सिस्टम्स को स्ट्रांग बना रही है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो देखा जाए तो कई सारे सेक्टर्स यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट अपना 2 दिन से राहत दिखा रहा है, एंड पॉजिटिव जो है रिएक्शंस, रिकवरी हमें देखने को मिल गई है। अब बात आती है निफ्टी के 27,000 की। तो अभी सारे पॉजिटिव चीजें जो लगातार हो रही हैं, आप देख रहे हो कि मार्केट को सस्टेन बनाने के लिए, रिवर्सल के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो इस वजह से कई सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेस, कई सारे एनालिस्ट टेक्निकल्स इंडिकेशंस का यूज करते हुए ये बता रहे हैं कि निफ्टी में बेस फॉर्मेशन जो है बन चुका है, एंड बेस फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि वहां पर जो है फंड ज्यादा आते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, तो एंड वहां से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा रहा तो ध्यान दीजिए, पिछले टाइम से जो कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, अभी 12 महीने की बात हो रही है कि अगले 12 महीने में, यानी कि 1 साल में 27,000 तक निफ्टी जा सकता है। अब कुछ लोग यहाँ दिमाग चलाएंगे कि 27,000 इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अरे 1 साल की बात हो रही है। दूसरा बता दूं कि कोविड की गिरावट के बाद निफ्टी ने सिर्फ 2 साल में ही 250% की तेजी दिखाई थी। सोचिए 250%, एंड यहाँ तो सिर्फ 22,000 से 27,000 की बात हो रही है, एंड वहां पर तो 250% तक निफ्टी ने राइज दिखाई थी। अब एक बात बताइए कि निफ्टी का जो एवरेज रेशियो ग्रोथ का है ना, वो 12% ऑफ सीएचआर से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 12 सालों में ये 1 लाख प्लस भी पहुंच सकता है। अगर 1 लाख भी पहुंचे तो बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी कुछ परसेंट की बात होगी। 100 से 150% हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर पिछले आप 20 साल का डेटा देखोगे तो निफ्टी ने 3,000 से 30,000 तक का भी रैली दिखा दिया है, जो कि 10 टाइम्स है, एंड यहाँ तो 10 टाइम्स की भी बात नहीं हो रही। तो जब अगर ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि निफ्टी 1 लाख इन फ्यूचर जा सकती है, तो 27,000 तो 1 साल में बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन किया गया है। तो इसी वजह से कई सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेज की तरफ से कई सारे एनालिस्ट ने टेक्निकल इंडिकेशंस देते हुए निफ्टी का ये अनुमान लगाया है, और हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही नहीं रहेगा, मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। ओके, अब बात आ रही है कि इंडिया में जीरो टैरिफ करने की। ठीक है, कि क्या जीरो टैरिफ हो सकते हैं? तो सबसे पहले बता दूं कि अभी बातचीत चल रही है, एक कमर्शियल लेवल पर जो है, आधिकारिक लेवल पर बातचीत चल रही है कि भारत के सभी टैरिफ पर, सभी प्रोडक्ट पर जो है, इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि खुद अमेरिका चाहती है कि टेस्ला के जो गाड़ियां हैं उस पर इंपोर्ट भारत ना लगाए। इंपोर्ट टैक्स जो टैरिफ है, मतलब सीधा उनका कहना है कि जो टेस्ला की गाड़ियां लॉन्च होने वाली है इंडिया में ना, उस पर कोई भी टैरिफ ना लगा जाए। तो हमारा भी टैरिफ जीरो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सभी पर नहीं, सिवाय एग्रीकल्चर को छोड़कर। देखिए, हम 3 चीजें सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस में इंपोर्ट होता है, फार्मास्यूटिकल्स 40% एंड एग्रीकल्चर।
एंड आईटी की डिपेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये 3 चीजें मेनली काम करती है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल का ही है सबसे ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स का। तो वो उनका कहना है कि हम बाकी सभी चीजों पर जीरो कर सकते हैं टैरिफ, सिवाय एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर पर हम जैसे का तैसा वाला रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। तभी ये बातचीत चल रही है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि क्या जीरो टैरिफ हो सकता है, तो बातचीत के बाद क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल पर तो हो चुका है। रीजन हमारा टेस्ला ही है, एलोन मस्क है, क्योंकि उनकी गाड़ियां 8,000 गाड़ियां यहाँ पर लॉन्च करनी है। सो ये सारी पॉजिटिविटी कई सारे सेक्टर्स को बूस्ट अप कर रही है, तो हमारे लिए थोड़ी राहत की तो बात है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फंड नहीं है, अदरवाइज चीजें थोड़ी और बैलेंसिंग हो सकती थी। 99% लोग एवरेज कर करके फंड अपना गवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों की सैलरी भी आई है, तो वो सैलरी उस हिसाब से नहीं होती है कि वो पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब पूरे इन्वेस्टमेंट लोग तो आधा डर के मारे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कई लाख तो डीमेट अकाउंट बंद हो गया। डीमेट अकाउंट बंद करने वाले में आपको पता है कि एज नंबर्स क्या है, 22 से 30 साल के लोगों की जो है, 30 साल के लोगों की डीमेट अकाउंट्स बंद हुई है। तो आप सोच सकते हो कि लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। कोविड के टाइम तो इससे ज्यादा ही जो है बंद हो गए थे, जो सुनकर हवा हवाई में मार्केट में आता है कि बस हाँ डाला पैसा निकल जाएगा। इतना भी इजी नहीं है मार्केट से पैसा निकालना। जो पेशेंस जानता है, जो शेयर मार्केट समझता है, उसी को तो बेनिफिट मिलता है, उसी को तो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि जो टिक गया वही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनता है, वही शेयर मार्केट से पैसा गेन करता है। अब आप मिनट में आए, 6 महीने में मार्केट ने इधर अपना जो है अलग ही रूप दिखाया, आप भाग खड़े हुए। उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी। एंड हाँ, जाने से पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि हमारे जो दूसरा चैनल है पोर्टफोलियो 247, उसको विजिट कीजिए। फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर वहां पर डिस्कशन मैं करने वाली हूँ, सो उसको देख लीजिए। एंड इसके साथ ही आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर मेंबरशिप लेना चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, तो हमारा स्टॉक 247 एप्लीकेशन जरूर ही विजिट कीजिए। एंड वहां के चैट सेक्शन में बिल्कुल फ्री में आप अपने कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।